नमस्कार, वर्ल्ड एट वॉर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित वेलिंगटन। 27 जून को 17 वर्षीय नाहेल को फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस के उपनगर नैनटेरे में पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीने में गोली मार दी। उसका अपराध बस इतना था कि वह नियमित पुलिस जांच के दौरान रुका नहीं था। इस नाबालिग का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस द्वारा की गई इस हत्या के बाद चारों तरफ अशांति का माहौल बन गया है, जिस पर फ्रांस की पुलिस काबू पाने में नाकामयाब रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस हत्या को माफ न करने के लायक घटना बताया है। वैसे नियमित यातायात जांच के दौरान फ्रांसीसी पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या करने की यह इकलौती घटना नहीं है। पिछले 18 महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां फ्रांस की पुलिस के रिकॉर्ड पर सवाल उठाया गया है। आखिर क्या वजह है कि फ्रांस में इस तरह के हिंसक पुलिस गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं? हमारी अगली रिपोर्ट इसका विवरण देगी। मंगलवार को पेरिस के नैनटेरे में एक नाबालिग की पुलिस द्वारा गोली मारने की वजह से मौत होने के बाद से फ्रांस हिंसक विरोध प्रदर्शनों से दहल उठा है। सत्रह वर्षीय नेहाल को ट्रैफिक जांच के दौरान बिल्कुल पास से गोली मार दी गई थी। इस घटना का वीडियो भी मौजूद है। इसके बाद से ही प्रमुख फ्रांसीसी शहर लगातार विरोध प्रदर्शनों के गवाह बन रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, इमारतों में तोड़फोड़ कर दी गई और देश भर में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। अल्जीरियाई और मोरक्को मूल के नेहाल की मृत्यु ने पुलिस व्यवस्था और नस्लीय प्रोफाइलिंग के बारे में लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को उजागर कर दिया है। खासकर फ्रांस के कम आय वाले और बहुजातीय उपनगरों में। अभी सदमा, शोक और गुस्से का माहौल है और इसका जवाब देना अदालतों पर निर्भर है। मैं क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की रोजमर्रा के प्रतिबद्धता से अवगत हूँ। वो जानते हैं कि वर्दी पहनने का मतलब कर्तव्य को पूरा करना है, एक उदाहरण स्थापित करना है। कल प्रसारित चौंकाने वाली वीडियो इस जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग दिखती है और स्पष्ट रूप से हमारे कानून के अधिकारियों के नियमों का उल्लंघन करती है। स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए लगभग 40,000 पुलिस और सैन्य दल के साथ साथ विशिष्ट छापे और GIGN यूनिट्स को तैनात किया गया है। पेरिस के आसपास की नगर पालिकाओं में कर्फ्यू लगा दिया गया है और देश के उत्तर में लिली और टूरकोइंग में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कठोर उपायों के बावजूद कई क्षेत्रों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति और इमारतों को नुकसान की खबरें मिली हैं। गुरुवार को नेहाल के लिए नैनटेरे में एक स्मारक मार्च का नेतृत्व उनकी मां मोनिया ने किया। ये पेरिस का मजदूर वर्ग बाहुल्य पश्चिमी उपनगर है जहां नाबालिग नेहाल रहता था। इस श्रद्धांजलि मार्च के दौरान दंगा विरोधी पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। वो बहुत कम आयु का था, वो बहुत दयालु था, वो बुरा नहीं था, वो ठग नहीं था जैसा कि मीडिया उसके बारे में कह रहा है। वो सच नहीं है। उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी दादी को भी हम जानते हैं, वो भी बहुत दयालु हैं। वो सबके साथ प्यार से रहती हैं। नेहाल हमें छोड़कर चला गया। हम ये नहीं कह रहे कि उसने नियमों का या पुलिस प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया। हाँ, वो बिना लाइसेंस के कार चला रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उसे गोली नहीं मारा जाना चाहिए था। नेहाल की मौत के लिए जिम्मेदार 38 वर्षीय पुलिस अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर स्वैच्छिक हत्या का आरोप लगाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ब्रसेल्स की अपनी यात्रा से जल्दी वापस लौट आए हैं, जहां वो यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। उन्होंने सबसे शांति की अपील की है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोगों ने विरोध जारी रखा है। वो पुलिस की दंडमुक्ति की संस्कृति से खफा है और इस घटना को कानून व्यवस्था की विफलता मानते हैं। इस देश में बीते समय में पुलिस के बर्ताव की वजह से कई दंगे और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारी पुलिस थक गई है। हमारी पुलिस को प्रशिक्षण की जरूरत है।
हमारी पुलिस को और लोगों की ज़रूरत है। वो थक गए हैं और अब ये उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। पुलिस फोर्स के अंदर नस्लवाद पनप रहा है और हमें निश्चित रूप से उससे लड़ना होगा। जब तक इन सवालों पर चर्चा नहीं होगी और गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक श्रमिक वर्ग के इलाके सुरक्षित नहीं रहेंगे। पिछले साल पुलिस यातायात जांच के दौरान रुकने से इनकार करने पर कम से कम 13 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2017 में एक कानून सुधार हुआ जिसने फ्रांसीसी पुलिस को अपने हथियारों का उपयोग करने के लिए ज्यादा शक्तियां प्रदान की थी। अब वो जांच के दायरे में आ गया है। क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए जाने जाने वाला फ्रांस अपने पुलिस बल के बीच अविश्वास और नस्लवाद के मुद्दों से जूझ रहा है, खासतौर पर मजदूर वर्ग के इलाकों में। खबरों की दुनिया में सूडान के गृह युद्ध को लगभग भुला सा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष में उलझे इस मुल्क में युद्ध थम गया है। सूडान के वेस्ट डारफूर से अब एक परेशान करने वाली खबर आ रही है। यहां पर आरएसएफ की बागी सेना पर नस्लीय जनसंहार के आरोप लग रहे हैं। यहां 20 साल पहले का वो मंजर याद करने की जरूरत है जब डारफूर में जंजावीर लड़ाकों ने लोगों पर भयंकर जुल्म ढाया था। भूलने की बात नहीं है कि सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का जन्म जंजावीर लड़ाकों से ही हुआ है और अनुमान है कि अब वेस्ट डारफूर की राजधानी में करीब 5000 लोग मारे गए हैं और 8000 अन्य लोग घायल हो गए हैं। लेकिन सूडान के इस गृह युद्ध को जनरलों की जंग बताया जा रहा है, तो सवाल यह है कि ये लड़ाई तेजी से जातीय हिंसा का रंग क्यों लेती जा रही है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए विस्तार से। सूडान में अप्रैल के महीने में जनरल अब्देल फतह बुरहान के नेतृत्व वाली सूडान की सेना और जनरल मोहम्मद हमदान दागालो के नेतृत्व वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच युद्ध भड़कने के बाद अराजकता फैल गई। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक करीब 3000 लोग मारे जा चुके हैं। करीब 25 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। सबसे भीषण झड़प पश्चिमी क्षेत्र में दारफूर के इलाके में हुई है, जो चाड की सीमा से सटा हुआ है। दारफूर के हालात हमारे लिए चिंता की सबब सबसे बड़ी बात है। दारफूर में कम ही लोगों को जाने की इजाजत है। हम लोगों को चाड पहुंचने वाले लोगों से पता चल रहा है कि दारफूर में हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। हम देख रहे हैं चाड पहुंचने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग जख्मी होकर पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के खिलाफ अपराध होने की संभावना के प्रति चेता दिया है और साफ कहा कि अब यह संघर्ष जातीय आयाम ले चुका है। दारफूर से 1,50,000 से ज्यादा लोग भागकर चाड पहुंच चुके हैं। यह स्पष्ट है कि दारफूर में संघर्ष तेज हो गया है। जो जातीय आयाम हमने बहुत पहले देखा था, दुर्भाग्य से वो वापस आ रहा है। शुरुआत में हम सरकारी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच संघर्ष को लेकर हम चिंतित थे, लेकिन आज हम एक फैलते और तेज होते संघर्ष को देख रहे हैं। आने वाले लोगों में बहुत सारी महिलाएं और बच्चे घायल होकर पहुंचते हैं, इसलिए ये बहुत चिंताजनक है और हम संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से नागरिक की रक्षा करने का आह्वान करते हैं। चश्मदीद बताते हैं कि पश्चिमी दारफूर की राजधानी अल जनैना से सरहद जाने वाले रास्ते पर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और बेवजह हत्याएं की जा रही हैं। मैं खास तौर से महिलाओं को निशाना बनाने, यौन हिंसा और जनैना में हिंसा के जातीय रंग ले लेने की खबरों से चिंतित हूँ। नागरिकों को जाति के आधार पर निशाना बनाने से मानवता के खिलाफ अपराध का मामला बनता है। 2 महीने में ही 2 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़कर सूडान में सुरक्षित जगहों और सीमा पार पड़ोसी मुल्क में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। करीब 5 लाख लोग सरहद पार करके पड़ोसी मुल्कों में शरण ले चुके हैं। रास्तों में शवों के पड़े होने और दुर्गंध आने की खबरें पहले ही दुनिया भर में सुर्खियां बन चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने रैपिड सपोर्ट फोर्स के समर्थन वाले अरब लड़ाकों से बचकर अल जनैना से भाग रहे आम लोगों की हत्याओं पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। आरोप है कि ये लड़ाके गैर अरब मसालित लोगों को निशाना बना रहे हैं। 20 साल पहले दारफूर में जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा की गई बगावत को कुचलने के लिए पूर्व बाहुबली उमर अल बशीर ने जंजावीर लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उस वक्त बशीर पर नस्लीय नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे थे।
दागालो की रैपिड सपोर्ट फोर्स का जन्म खौफनाक जंजावी लड़ाकों से ही हुआ है। ऐसे वक्त में जब कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, तब इस संघर्ष के एक लंबे युद्ध में बदलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर म्यांमार की सेना ने यंगून में लगभग $0.5 अरब मूल्य की जब्त की गई अवैध ड्रग्स को जला दिया। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जो लंबे समय से अवैध नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी का केंद्र रहा है। लेकिन क्या म्यांमार जुंटा वास्तव में इस व्यापार को खत्म करना चाहता है? संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल क्रिस्टल मेथ की रिकॉर्ड बरामदगी की सूचना दी थी। इसके अलावा 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद हुई अराजकता के दौरान अफीम पोस्त की खेती में भी इजाफा हुआ है। कुछ विश्लेषक म्यांमार की सेना को इस व्यापार का प्रोटेक्शन कार्टेल भी मानते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट इसकी पड़ताल करती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार में अवैध ड्रग्स उत्पादन का एक लंबा इतिहास है। दशकों से हिंसक संघर्ष की वजह से पैदा हुए राजनीतिक और आर्थिक असुरक्षा इसकी सबसे बड़ी वजह है। ये मेथाम्फेटामाइन का मुख्य उत्पादक और निर्यातक है। अफगानिस्तान के बाद म्यांमार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम और हेरोइन उत्पादक भी है। किसानों के बीच दूसरे कानूनी फसलों को बढ़ावा देने के बार बार किए गए प्रयासों का कोई खास असर नहीं हुआ है। 26 जून को एक टेलीविजन ड्रामा स्टाइल में म्यांमार की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी विरोधी दिवस मनाते हुए जब्त की गई करीब $0.5 अरब से ज्यादा कीमत की इल्लीगल ड्रग्स को जला दिया। नष्ट किए गए ड्रग्स में अफीम, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन, गांजा, क्रेटोम, केटामाइन और क्रिस्टल मेथ शामिल हैं, जिन्हें आइस भी कहा जाता है। पिछले साल भी म्यांमार में अधिकारियों ने कुल $0.5 अरब से ज्यादा मूल्य की जब्त किए ड्रग्स को जला दिया था। लेकिन क्या जैसी तस्वीर दिख रही है, सच्चाई वैसी ही है या कुछ और है? संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने म्यांमार में अफीम, हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन के उत्पादन में वृद्धि की चेतावनी दी है, वो भी इस हद तक कि इन ड्रग्स के निर्यात से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में विस्तार का खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य शासित म्यांमार में अफीम की खेती पिछले साल से 33% बढ़ गई है। संघर्ष से जूझते इस देश में 6 साल की गिरावट का ट्रेंड उल्टा हो गया। यहाँ अफीम पोस्त की खेती का क्षेत्र 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, जो न्यूयॉर्क शहर के आकार का लगभग आधा है। म्यांमार का शॉन राज जातीय विद्रोही समूहों का गढ़ है और देश की सेना से मिली हुई मिलिशिया दक्षिण पूर्व एशिया में मेथ का प्राथमिक स्रोत है। तेजी से बढ़ता हुआ शक्तिशाली क्षेत्रीय तस्करी नेटवर्क इस आश्वासन के साथ काम करता है कि उनका संचालन निर्बाध रूप से जारी रहे। बहुतायत इतनी है कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मेथ की थोक और खुदरा कीमतें या तो गिर रही हैं या रिकॉर्ड कम कीमतों पर हैं। विश्लेषकों का मानना है कि म्यांमार की सेना, जिसने फरवरी 2021 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, वो वास्तव में नशीले पदार्थों के व्यापार को खत्म नहीं करना चाहता। म्यांमार की केंद्रीय समिति के प्रमुख ने स्वीकार करते हुए कहा है कि अरबों डॉलर के इस व्यापार को खत्म करने के उनके प्रयासों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे निराशाजनक परिस्थिति को देखते हुए म्यांमार की सेना को आगे चलकर एक मुश्किल लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, न सिर्फ नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में बढ़त को रोकने के लिए, बल्कि धारणा में बदलाव लाने के लिए भी। 24 जून को उत्तर पश्चिमी होंडुरास में गोलीबारी में कम से कम 11 लोग मारे गए। एक जन्मदिन की पार्टी मना रहे इन लोगों को संदिग्ध हमलावरों ने गोली मार दी। इन्हें कथित तौर पर नशीले पदार्थों के तस्करों द्वारा इस वारदात को अंजाम देने के लिए किराए पर लिया गया था। ये गोलीबारी सैन पेड्रो सूला के पास चोलोमा शहर में हुई। ये होंडुरास का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो गरीबी, मादक पदार्थों की तस्करी और सामूहिक हिंसा से त्रस्त है।
राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो ने अगले 15 दिनों के लिए रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चोलोमा में कर्फ्यू का आदेश दिया है। इस खौफनाक बिलियर्ड्स बार हमले से बमुश्किल एक हफ्ते पहले ही राजधानी तेगुसिकाल्पा के पास एक जेल में गैंग वॉर में 46 महिलाओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद सख्ती बरतते हुए सरकार ने घोषणा की कि मिलिट्री पुलिस 1 जुलाई से 1 साल के लिए होंडुरस की 21 जेलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। हमारी अगली रिपोर्ट होंडुरस में नार्को गिरोहों के खिलाफ हो रही कार्रवाई की पड़ताल करती है। होंडुरास के उत्तर पश्चिम के अशांत सुला घाटी में शनिवार देर शाम एक बहुत ही हिंसक हमला हुआ। जन्मदिन का जश्न चल रहा था, तभी कुछ हथियारों से लैस हमलावर एक बिलियर्ड्स बार में घुस गए, फिर वहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फरार हो गए। हमले में 10 पुरुषों और एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग जख्मी हो गए। मृत महिला पूर्व राष्ट्रपति हर्नांडेज के कथित सहयोगी की पत्नी एरिका जुलिसा बैंडी गार्सिया है। जुआन ऑरलैंडो ट्रायल के इंतजार में नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित आरोप में अमेरिका में कैद है। नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में मदद करने वाले किसी भी सुराग के लिए लगभग $32,000 का इनाम देने की पेशकश की गई है। चोलोमा और सैन पेड्रो सुला में कर्फ्यू के साथ साथ 24 घंटे की जांच चौकियों सहित अन्य सुरक्षा उपायों की घोषणा की गई है। बिलियर्ड्स बार गोलीबारी से जुड़े एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और अन्य की तलाश जारी है। कार्रवाइयां चल रही हैं और छापे मारे जा रहे हैं, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। मैं एक गारंटी दे सकता हूं और वो ये है कि हमने इस घटना से जुड़े कई लोगों की भागीदारी की पूरी तरह पहचान कर ली है। बिलियर्ड्स बार पर इस हमले से कुछ दिन पहले ही 20 जून को तमारा की एक महिला जेल में 46 महिला कैदियों की एक सामूहिक नरसंहार में मौत हो गई थी। तमारा में नरसंहार महिला जेल में हाल के दिनों में सबसे खूंखार अपराध है, जिसने इस मध्य अमेरिकी राष्ट्र में खलबली मचा दी है। और इसका नतीजा ये है कि यहाँ छापेमारी, कर्फ्यू और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। पुलिस तमारा नरसंहार और बिलियर्ड्स बार गोलीबारी के बीच संबंध की संभावना की भी जांच कर रही है। नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़ी हिंसा की इस लहर के बाद होंडुरास सरकार ने गिरोहों पर नकेल कसने का संकल्प लिया है। पिछले हफ्ते होंडुरास के राष्ट्रपति ने देश की खराब ढंग संचालित 21 जेलों का प्रभारी मिलिट्री पुलिस को नियुक्त कर दिया और उन्हें 2000 नए जेल गार्ड को प्रशिक्षित करने के लिए 1 साल का वक्त दिया। 26 जून को जेलों में हुई तलाशी में मिलिट्री पुलिस ने पिस्तौल, मशीन गन, मैगजीन और ग्रेनेड जब्त किए। La orden emitida por la señora presidenta, hemos iniciado el proceso। राष्ट्रपति के आदेश के बाद हमने जेलों को राष्ट्रीय पुलिस से मिलिट्री पुलिस के हाथों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। हमने जेलों पर नियंत्रण पाने के लिए तलाशी शुरू कर दी है। आप यहाँ जो देख रहे हैं, बैरियो 18 गिरोह के कारनामों का केवल एक नमूना है। दरअसल आप जो देख रहे हैं वो जेल के निरीक्षण में केवल 5% का रिजल्ट है। होंडुरास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक वीडियो में सैकड़ों शेल्टर्स पुरुष कैदियों में से कईयों ने टैटू गुदवाए हुए थे और अपने सिर मुंडवाए हुए थे। भारी हथियारों से लैस सैनिकों की निगरानी में अपने हाथों को अपने सिर पर रखकर उन्हें फर्श पर व्यवस्थित देखा जा सकता है। जेल में हालात सुधारने के लिए पिछले साल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने गिरोहों पर कार्रवाई के दौरान कठोर रणनीति अपनाई थी। बुकेले की इस गंभीर रणनीति की वजह से मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगे, लेकिन एल साल्वाडोर के निवासियों के बीच ये लोकप्रिय साबित हुआ। तो सवाल ये है कि होंडुरास में स्थापित ये नई जीरो टॉलरेंस नीति और बिना विशेषाधिकार वाली जेलें कितनी सफल होंगी, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि किस कीमत पर। तो ये था आज का हमारा शो। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगले हफ्ते वर्ल्ड एट वॉर फिर लौटेगा दुनिया में हो रहे संघर्ष की खबरों के साथ। नमस्कार।